हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनमानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की क्लास में बीएससी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की जो हमारी बुक थी बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी यूनिट के? यूनिट 3 के, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके मैंने दोनों यूनिट के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम कौन सी यूनिट के देखेंगे? 3rd यूनिट की, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका जो बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट, इन 1869 मिशन ऑब्टेन न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ 1869 में मिशर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को देखा था। किसके न्यूक्लियस में? मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रखा है, उसमें सब चीजें लिखाई हुई थी। ठीक है, तो देखो हमें देखना है इसमें। तो उन्होंने किसके न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड को देखा था? फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसमें ब्लड सेल्स, सेकंड आता है बी ऑप्शन यानी कि पस सेल्स, या फिर सी व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो उन्होंने सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी वो किसके न्यूक्लियस में करी थी? किसके न्यूक्लियस में खोजा था? पस सेल्स की, जो हमारी मवाद कोशिकाएं होती हैं उनमें देखा था। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड न्यूक्लिक एसिड वॉज फर्स्ट टाइम गिवन बाय। न्यूक्लिक एसिड वर्ड जो था वो सबसे पहले किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन आता है मिशर, बी ऑप्शन आता है अल्टमान, या फिर सी बेंडा, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड वर्ड था वो सबसे पहले किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था। खोज तो किसने की थी? साइंटिस्ट मिशर ने। और नाम किसने दिया था न्यूक्लिक एसिड? अल्टमान ने। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा था इसमें कि इसमें पहले नाम देखो क्या दिया था, पहले नाम आया था न्यूक्लिन। ठीक है, न्यूक्लिन नाम दे दिया था मिशर साइंटिस्ट ने। बट इसके बाद अल्टमान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें क्या मिल रहा है? फॉस्फोरिक एसिड भी मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया था? न्यूक्लिक एसिड दे दिया था। ठीक है, तो किसने दिया नाम? अल्टमान ने। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोमोलिक्यूल्स आर। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ए ऑप्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, या फिर बी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, या फिर सी एल्कोहल्स। तो हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैविक अणु, वो क्या होते हैं? वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और क्या होते हैं? फैट्स। ये हमारे क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट है वो क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड, या फिर बी न्यूक्लियोटाइड, या फिर सी हिस्टोन, या फिर डी अमीनो एसिड। तो आपको पता है डीएनए की जो रिपीटिंग यूनिट होती है, ये किसके रिपीटेशन से हमारा डीएनए मॉलिक्यूल बनता है? न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हमारी क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है, रिपीटिंग यूनिट होती है डीएनए की। ठीक है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड्स आर अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमेरिक यूनिट। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लिक एसिड है जो कि पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमर होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें मोनोमेरिक यूनिट जो होगी प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की जो मोनोमर यूनिट होगी वो रखती है, कंसिस्ट करती है। ए ऑप्शन है बेस, शुगर, या फिर OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बी ऑप्शन है शुगर फॉस्फेट, या फिर सी बेस शुगर फॉस्फेट। तो हम जानते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड में हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये हमारे वो क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो देखो बात हम यहाँ पे अभी वो हम नॉर्मली बता रही हूँ आपको नाइट्रोजनस बेस के बारे में। ये बात नहीं चलेगी भाई डीएनए में कौन सा पाया जाता है, आरएनए में कौन सा। नॉर्मली कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। 5 होते हैं, सॉरी, एक यूरेसिल होता है। यूरेसिल हमारा आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में हमारा क्या पाया जाता है? यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। बट ये चीज आई, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। सेकंड में क्या होता है? सेकंड इसमें हमारी क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड में शुगर होती है। शुगर हमारी कौन सी हो सकती है? पेंटोज हो सकती है। और पेंटोज की शुगर होती है, या तो राइबोज शुगर होगी पेंटोज में भी, या फिर क्या होगी? डिऑक्सीराइबोज। ठीक है, 2 तरीके की शुगर होती है पेंटोज में। और तीसरा ऑप्शन हमारे न्यूक्लियोटाइड हमारा 3 चीजों से मिलकर बना होता है, बेस से, शुगर से, और उसमें क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप भी तो होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में हमारी ये चीजें पाई जाती है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? बेस होता है, और बस क्या होती है? हमारी शुगर होती है, वो हमारे न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। तो हमें यही करना है, न्यूक्लियोटाइड में हमारी क्या क्या होती है? बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें कैसा हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी क्या होता है हमारा? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक क्या होता है बच्चों? हमारा एनर्जी का सोर्स होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो एटीपी से मिलती है। ठीक है, तो एटीपी हमारा क्या हुआ? एनर्जी सोर्स एक टाइप से। तो इसमें क्या पूछा? एटीपी क्या है? एटीपी इज अ
ए ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड, या फिर बी न्यूक्लियोटाइड, या फिर सी विटामिन। तो एटीपी हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो स्टोर हाउस है वो किससे कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट है एटीपी, बी ऑप्शन है एटीपी, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो एटीपी जो होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारा जो स्टोर हाउस है एनर्जी का, स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है एटीपी को, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एटीपी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड इज। न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर मॉलिक्यूल होता है प्रेजेंट, वो कौन सा होता है, ए ऑप्शन ट्राइओस, बी ऑप्शन टेट्रोस, या फिर सी पेंटोस, या फिर डी हेक्सोस। तो मैंने आपको अभी बताया था पेंटोस शुगर होती है, तो सी ऑप्शन में हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर फाउंड इन डीएनए इज। डीएनए में हमारी कौन सी शुगर पाई जाती है, ए ऑप्शन राइबोस शुगर, या फिर बी डीऑक्सीराइबोस शुगर, या फिर सी राइबोल्यूज। तो आपको पता चल गया होगा डीएनए में हमारी कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर फाउंड इन आरएनए इज। आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोस शुगर। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइबोस, या फिर बी डीऑक्सीराइबोस। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स। न्यूक्लियोसाइड हमारा रखता है, क्या रखता है, ए ऑप्शन है बेस शुगर, या फिर बी ऑप्शन है बेस फॉस्फेट, या फिर सी बेस शुगर फॉस्फेट, या फिर डी शुगर फॉस्फेट। तो हमारा एक जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें क्या होता है, बेस होती है, और क्या होती है, शुगर होती है। ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए इज। आरएनए में जो प्यूरिन बेस होती है उसमें क्या पाया जाता है, मैंने आपको दो तरीके से पढ़ाया था बेस को, प्यूरिन और प्रिमिडिन, ठीक है। तो प्यूरिन की बात चलिए कि प्यूरिन बेस में आरएनए में जो प्यूरिन बेस है वो कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है साइटोसिन, बी ऑप्शन है थाइमिन, या फिर सी ग्वानिन, या फिर डी यूरेसिल। तो देखो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे तीन होते हैं पाइरिमिडीन, ठीक है। और जो हमारे ग्वानिन और वो होते हैं, ग्वानिन देखो साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल और ग्वानिन, ये दिए हुए हैं। तो ग्वानिन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, प्यूरिन बेस होता है ग्वानिन हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद ग्वानिन और हमारे एडिनिन, ये दोनों आते हैं प्यूरिन में, ठीक है। समझ आ गया आपको, ग्वानिन और एडिनिन मैंने आपको लिखा रखे हैं प्रिमिडिन और कौन से प्यूरिन के बारे में। तो जो प्यूरिन होता है बेस, उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, ग्वानिन और एडिनिन। और जो पाइरिमिडीन बेस आता है, अगर हम आरएनए को लेके चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, पाइरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्वानिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, देखो एडिनिन, बी ऑप्शन है ग्वानिन, सी आता है साइटोसिन, या फिर बी बोथ ए एंड बी। तो एडिनिन और ग्वानिन हमारे कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया प्यूरिन में पाए जाते हैं। तो ए लास्ट का जो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन में हमारे कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, ए ऑप्शन है थाइमिन, बी ऑप्शन है साइटोसिन, या फिर सी यूरेसिल, या फिर डी बोथ ए एंड बी एंड सी, या फिर तीनों, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पाइरिमिडीन की बात चली है, तो पाइरिमिडीन में हमारे कौन कौन से पाए जाते हैं, थाइमिन भी पाया जाता है, साइटोसिन और यूरेसिल हमारे पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए। इनमें से आरएनए का कंपोनेंट्स कौन सा नहीं है, ये बताना है। ए ऑप्शन है ग्वानिन, बी ऑप्शन है साइटोसिन, या फिर सी थाइमिन, या फिर डी एडिनिन। तो हमारा कौन सा होता है, थाइमिन। उसमें जो हमारा डीएनए में जो होता है यूरेसिल नहीं होता, उसमें थाइमिन होता है। और ऐसे ही हमारा क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, उसकी जगह थाइमिन होता है। और आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल होगा, थाइमिन नहीं होगा। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा थाइमिन, जो कि नहीं होता किसमें, आरएनए में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट या अनुपस्थित होता है, ए ऑप्शन एडिनिन, बी ऑप्शन थाइमिन, या फिर सी यूरेसिल, या फिर डी साइटोसिन। तो आपको पता चल गया होगा, अभी मैंने आपको डिफाइन किया कि यूरेसिल नहीं होता, तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन। यूरेसिल किसमें प्रेजेंट होता है, ए ऑप्शन डीएनए, बी ऑप्शन आरएनए, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो हमारे यूरेसिल किसमें पाया जाता है, आरएनए में। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एडेनिन एंड थाइमिन आर अटैच्ड बाय। एडेनिन और थाइमिन
अटैच्ड होते हैं किसके किसके थ्रू, देखो ए ऑप्शन है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, बी ऑप्शन है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी ऑप्शन है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डी नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था जो एडेनिन और थाइमिन होते हैं, देखो आपको मैंने बताया था कि एडेनिन और थाइमिन हमारे कैसे होते हैं, डबल बॉन्डेड होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के जो बीच बॉन्ड पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कैसा होता है, डबल होता है। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कैसा पाया जाता है, ट्रिपल। जो मैंने आपको वो पढ़ाया था अल्फा हेलिक्स मॉडल पढ़ाया था डीएनए का, तब बताई थी ये चीज, ठीक है। तो इसके बाद देखो, तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि एडेनिन और थाइमिन किसके थ्रू अटैच रहेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा या फिर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। तो समझ आ गया होगा आपको, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोसिन इज अटैच्ड विद ग्वानिन बाय। अब ये पूछा है कि साइटोसिन और ग्वानिन अटैच रहते हैं कितने बॉन्ड के थ्रू, 3 बॉन्ड के थ्रू। देखो जैसे मैंने आपको भी बताया 3 बॉन्ड के थ्रू अटैच रहेंगे, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटसन एंड क्रिक रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ। वाटसन और क्रिक ने स्ट्रक्चर दी थी किसकी, ए ऑप्शन आता है बी डीएनए, बी ऑप्शन आता है सी डीएनए या फिर सी डी डीएनए या फिर डी जेड डीएनए। तो आपको बताया था मैंने जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था डीएनए को लेकर, वो उन्होंने बी डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी, ठीक है। डीएनए जो होता है बच्चों हमारा 5 तरीके की स्ट्रक्चर दिखाता है, किसके अकॉर्डिंग, अगर हम नाइट्रोजनस बेस की संख्या के, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेस के अकॉर्डिंग उनकी संख्या के चेंज के अकॉर्डिंग हम उसको 5 तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमें डीएनए की। कौन कौन सी, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, 5 तरीके का डीएनए। इनमें सब में नाइट्रोजनस बेस की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो वाटसन और क्रिक ने दी थी स्ट्रक्चर, वो किसकी दी थी, पीडीएनए की। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बेस पेयर हाउ मच टाइप ऑफ डीएनए शोज द स्ट्रक्चर। किसके आधार पर, बेस पेयर की संख्या के आधार पर डीएनए कितनी प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाता है, अभी मैंने आपको डिफाइन किया है। तो ए ऑप्शन देखो इसमें 5, या फिर बी ऑप्शन है 3, या फिर सी ऑप्शन है 4, या फिर डी ऑप्शन है 2। तो कितनी टाइप की स्ट्रक्चर दिखाता है, 5 टाइप की, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंजाइम दैट जॉइंस द एंड्स ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। वो एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड की बात चल रही है, नॉर्मली हम यहाँ पे डीएनए आरएनए नहीं कह रहे, लेकिन अगर मेनली डीएनए को लेके चलती है, तो देखो न्यूक्लिक एसिड है, उसके दोनों एंड को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन सा एंजाइम करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आता है पॉलीमरेज, बी ऑप्शन आता है लाइगेज, या फिर सी सिंथेटेज, या फिर डी हेलिगेज। तो जो लाइगेज एंजाइम होता है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को, न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हो, डीएनए बोल सकते हो, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, आपको बताया था डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है, तो उसके जो दोनों स्ट्रैंड है अगर मान लो वो काट दिए जाएं, तो क्या होता है, इनको जोड़ने के लिए इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए, दोनों चेन्स बोल सकते हो आप, इन दोनों चेन्स को जोड़ने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसे क्या बोलते हैं, लाइगेज एंजाइम। तोड़ने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्हें तोड़ने के लिए, कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, पॉलीमरेज, ठीक है। समझ आई ये बात, पॉलीमरेज एंजाइम का यूज कट करने के लिए, और जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, लाइगेज एंजाइम। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीएनए में द डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज। डीएनए में जो हेलिक्स होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है, ए ऑप्शन 10 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन 15 एंगस्ट्रॉम, या फिर सी 20 एंगस्ट्रॉम, या फिर डी 30 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने आपको डीएनए की जो स्ट्रक्चर पढ़ाई थी उसमें ये सब चीजें लिखा रखी हैं। आप अच्छे से थ्योरी, मैं आपको ये तो कहती हूँ कि आप अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ लोगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगी अगर आप थ्योरी अच्छे से कवर कर लोगे। तो देखो जिन बच्चों ने अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी उन्हें पता चल गया होगा कि डायमीटर जो होगा डीएनए के हेलिक्स का वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियर बाय टर्न्स इज। 2 टर्नों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डीएनए की बात चल रही है कि डीएनए में जो 2 टर्नों के बीच का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन आएगा 24 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन है 54 एंगस्ट्रॉम, या फिर सी 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है 2 टर्नों के बीच का डिस्टेंस। डीएनए की स्ट्रक्चर जब आपने देखी होगी, पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको ये भी लिखाया था कि जो 2 टर्न होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन में हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच डीएनए हैज बीन डैमेज्ड देन द रिमेन चेन विल सिंथेसाइज द अदर चेन बाय इटसेल्फ देन इट इज नोन एज। देखो
इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये समझो। वो प्रोसेस जिसमें डीएनए क्या होता है, डैमेज हो जाता है, उसकी जो चेन है, मान लो देखो अगर हमारी डीएनए की, मैंने आपको ये लिखा भी रखा है पॉइंट्स में, तो देखो समझो ये बात, इसको क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि अगर डीएनए, वो प्रोसेस बताओ जिसमें डीएनए को, मान लो डीएनए डैमेज हो गया, तो उसकी जो बची हुई चेन है, ऐसे नहीं कि पूरा डीएनए डैमेज हो गया, उसका जो थोड़ा भी पार्ट होता है ना डीएनए का, मान लो डीएनए की चेन जो है वो टूट गई या कुछ भी डैमेज हो गई, तो उसका जो रिमेनिंग चेन का जो पार्ट होता है वो क्या करता है, दोबारा से चेन बना लेता है। समझ आए, इसमें यही पूछा है कि वो प्रोसेस बताओ जिसमें डीएनए डैमेज हो गया और जो रिमेनिंग चेन है उन्हें सिंथेसाइज, उसने दोबारा से बना ली चेन, अपने आप दोबारा से चेन को बना लिया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है रेप्लिकेशन, बी ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन, या फिर सी ट्रांसलेशन, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो ये होता है बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए का प्रति वो बोलते हैं, इसकी एक तरीके से प्रतिलिपि या फिर फोटोकॉपी बोल देते हैं, ठीक है। इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं अगर, तो फोटोकॉपी एक टाइप से क्या होता है, डीएनए की अगर हम चेन को, कोई डीएनए की चेन डैमेज हो गई, ठीक है, तो वो क्या कर लेती है, अपने आप एक दूसरी चेन बना लेती है, ठीक है, अपना आप डीएनए क्या कर लेता है, एक दूसरी चेन उस बचे हुए पार्ट से बना लेता है खुद से, तो इसी प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। आपने सुना होगा एक वो होता है, टेस्ट होता है, जैसे क्या करते हैं, किसी बच्चे का मान लो कोई पेरेंट्स है, उसके पेरेंट्स खो गए या पहचान नहीं हो पा रही उसके पेरेंट्स की, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसका कुछ भी पार्ट, या तो उसके हेयर से ले लेते हैं, हेयर का पार्ट ले लेंगे, या कोई भी पार्ट ले लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उसकी डीएनए की जांच करते हैं। तो यही तो होता है, डीएनए अगर मैच हो जाता है, डीएनए मैच करते हैं, ये क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं, कि अगर देखो जैसे डीएनए मैच हो गया, तो डीएनए मैच कैसे होगा, अगर हमने कुछ भी पार्ट ले लिया, ठीक है, उसका भी ले लिया, उसके पेरेंट्स का भी ले लिया, तो वो क्या करता है, वो पार्ट हमारा क्या करता है, पूरी डीएनए चेन बना लेता है, तो उससे हमें डीएनए उसका पता चल जाएगा, डीएनए पता चल जाएगा तो हम उसके पेरेंट्स के, इजीली हम उसके पेरेंट्स को ढूंढ सकते हैं, पता लग जाता है उसके पेरेंट्स का, तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन इसमें हमारा रेप्लिकेशन, तो कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज, आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन, या फिर सी रेप्लिकेशन, या फिर डी बोथ ऑफ दिस। सॉरी, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से नहीं, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ आरएनए इज, आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। ए ऑप्शन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर बी प्रिजर्व जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या फिर सी सिंथेसिस ऑफ डीएनए, या फिर डी हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। तो मैंने आपको बताया था आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है, क्या कराना होता है, उसका प्रोटीन सिंथेसिस मेन फंक्शन होता है, प्रोटीन का प्रोटीन कोई तो बनवाता है आरएनए, मैसेंजर आरएनए के थ्रू उसके जो पार्ट्स होते हैं, मैसेंजर, ट्रांसफर आरएनए, मैंने आपको पढ़ाए थे तीनों टाइप के, तो मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए दोनों क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में या फिर उसके सिंथेसिस में। तो आरएनए का मेन वर्क क्या हुआ, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, ठीक है। तो ए ऑप्शन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज नोन एज, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है। आपको थ्योरी में मैंने ये चीजें पढ़ा रखी है, लिखा भी रखी है। ए ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन, बी ऑप्शन ट्रांसलेशन, या फिर सी रेप्लिकेशन, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, उस टेक्निक को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है, जब हम प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन को बनाते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो बी ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी इसमें पूछा है, देखो सी क्या है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन बता दिया मैंने आपको, डीएनए चेन अगर डैमेज हो जाती है तो डीएनए का अपनी चेन को दोबारा से बनाना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, तो आरएनए से प्रोटीन का बनना हमारा कहलाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो बी ऑप्शन में हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन केसेस आरएनए सिंथेसाइज डीएनए एंड देन इट इज नोन एज, कभी कभी क्या होता है, आरएनए क्या कर देता है, डीएनए का ट्रांसलेशन करता है, सिंथेसाइज करता है, सॉरी ट्रांसलेशन नहीं, डीएनए को बनाता है, कौन, आरएनए। मेनली क्या होता है, ज्यादातर क्या बनाता है, डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बट कभी कभी क्या होता है, आरएनए डीएनए को बनाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन तो समझ में आ गया आपको। बी ऑप्शन ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन का बनना। सी ऑप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कैसा हो रहा है, रिवर्स, उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए बनना है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल अकर बाय, जो ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन का एक सेल से दूसरी सेल में, वो किसके थ्रू होता है। ए ऑप्शन है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर है आरएनए, बी ऑप्शन क्या होता है आरआरएनए, या फिर सी एमआरएनए, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो देखो टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं इसको, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, जिसका भी मैंने आपको लिखा है अभी तक, इसके अभी अच्छे से इसके वर्क का कुछ पता नहीं चल पाया, बस बट ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में, सिंथेसाइज में क्या करता है, हेल्प करता है बस, ठीक है। इसका मेन फंक्शन अभी तक पता नहीं चला। इसके बाद सी ऑप्शन आता है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन को सेल से दूसरी सेल में क्या करता है, पहुंचाता है। कैसे कि भाई कोई प्रोटीन बननी है तो मैसेंजर आरएनए बताएगा दूसरी सेल को कि भाई ये प्रोटीन बननी है, वो क्या करेगा, मैसेज देगा, मैसेंजर आरएनए यानी कि मैसेज दे रहा है किसे, दूसरी सेल को। तो ये काम कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ स्पेन ऑफ एमआरएनए इज, एमआरएनए का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। मैंने आपको ये सब चीजें लिखा रखी है, तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी से, अगर आप अच्छे से, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि थ्योरी अच्छे से पढ़ो। तो मैंने आपको सब चीजें लिखा रखी है, अब आप जब एक बार थ्योरी पढ़ोगे तो आप देख लेना, ठीक है। उसी में से ये क्वेश्चन है द लाइफ स्पेन ऑफ एमआरएनए इज, एमआरएनए का जीवन काल क्या होता है। ए ऑप्शन है 2 डेज, बी ऑप्शन है 4 डेज, या फिर सी 3 डेज, या फिर डी 5 डेज। तो एमआरएनए का जो जीवन काल होता है वो 2 डेज का होता है, ये मैंने आपको थ्योरी में भी लिखा रखा है। ए ऑप्शन इसमें हमारा कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तीनों तरीके के आरएनए पाया जाता है, आरएनए 3 फॉर्म में पाया जाता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो सबसे ज्यादा ये पूछा है हाईएस्ट अमाउंट में कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो मैंने आपको इनकी परसेंटेज भी लिखा रखी है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन पाया जाता है। टीआरएनए हमारा 10 से 20% पाया जाता है, एमआरएनए 5 to 10% पाया जाता है, और जो आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, वो कितना पाया जाता है 70 to 80%। तो सबसे ज्यादा हमारा कौन सा पाया जाता है, आरआरएनए, ठीक है। ए ऑप्शन है टीआरएनए, बी ऑप्शन आरआरएनए, या फिर सी एमआरएनए। तो कौन सा पाया जाएगा सबसे ज्यादा, आरआरएनए, ठीक है। 70 to 80% पाया जाता है हाईएस्ट अमाउंट में, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे न्यूक्लिक एसिड के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। और जो आप अलग से कर लोगे, और एक बात और, आप अच्छे से थ्योरी पढ़ना, जिन बच्चों ने डीपली थ्योरी पढ़ी होगी उन्हें ये क्वेश्चन ऐसे लगे होंगे कि भाई हाँ ये थ्योरी से है, और ये अच्छे से उन्हें पता चल गए होंगे इनके आंसर, ठीक है। तो आप अपनी थ्योरी पे कमांड अच्छी रखें, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं इन्हें भी अच्छे से देखें, इन्हें भी अच्छे से याद करें। और बाकी आप अलग से भी कर सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है कि आप यही क्वेश्चन करो, ठीक है, या इतने ही करो, जितने आप ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। बट ये दोनों चीजें अगर आप कर लेते हो तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हो, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए ये अच्छे से कर लेते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।